हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। हमारी इस वीडियो में आपका वेलकम है। हम इस चैनल पर क्रिप्टो, सीबीडीसी, बन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो देते रहते हैं। आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीडीसी का बैंकिंग सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आप निफ्टी 50 के बारे में अपडेट लेते रहते हैं या निफ्टी 50 के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अभी कल की जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर लोगों ने बुक किया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। तो जिन्होंने बुक किया है उनके लिए बहुत बढ़िया रहा है। अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और हम देखेंगे कि सीबीडीसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर पर। तो कम्प्लीटली बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से बदलने वाला है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर वन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीडीसी कहीं ना कहीं वन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। तो अगर आप सीबीडीसी को समझेंगे तभी आप वन को समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक एंड में जो चीज़ें चलती हैं उनका बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल कंसेप्ट एक ही है, जो आपको सीबीडीसी के समझने पर समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर सीबीडीसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको लीगल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से मान्यता दी गई है और इसको गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी कि वन के कंसेप्ट में जो काम एक प्राइवेट कंपनी करती है, वही सीबीडीसी के कंसेप्ट में वही काम एक सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है और ये ग्लोबल लेवल पर किया जा रहा है। हर एक कंट्री में ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको कि सीबीडीसी बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, और आने वाले टाइम में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत होने की ज़रूरत है। तो चलिए आपको चीज़ें दिखा देते हैं। बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर आप समझ सकते हैं दो इन्फोग्राफिक्स का एग्जाम्पल लिया है। एक आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो कि हमने प्रेजेंट करके दिखाया है, एक आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं जो कि चल रहा है। तो आप दोनों चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट सिस्टम को लें तो प्रेजेंट सिस्टम में क्या होता है कि इस प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल बैंक आता है। सेंट्रल बैंक अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा सेंट्रल बैंक है। अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री में इसको सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। जो कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करता है वही सेंट्रल बैंक होता है। जो भी आपका जो अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं बैंकिंग से रिलेटेड, उन सभी का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास ही ये अनुमति रहती है या परमिशन रहती है या फिर ये अथॉरिटी रहती है कि वो कितनी करेंसी को प्रोड्यूस करेंगे और उसको किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या फिर जो अदर बैंकिंग ब्रांचेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आरबीआई ही ये अथॉरिटी रखता है, सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी रखता है कितना मनी, कितना जो है प्रिंट होना है और सर्कुलेट होना है, रेगुलेट होना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद वहाँ से चीज़ें चलती हैं बैंक्स के पास। बैंक्स में आप अलग अलग बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो यहाँ पर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये मेजर बैंक हैं, बड़े बैंक हैं जो कि ज़्यादातर लगभग 80% जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कवर करते हैं। बाकी जो बचा हुआ सिस्टम है, बाकी उनको अदर जो बैंक हैं, अदर ब्रांच हैं, वो सेम करते हैं, सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले एक स्टेप में चलती हैं चीज़ें आरबीआई के पास, वहाँ से मनी की व्यवस्था होती है, फिर वो बैंकिंग सेक्टर के पास पहुँचती है। बैंकिंग सेक्टर के पास बैंकिंग प्रॉमिस रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैं धारक को 100 रुपये अदा करने की वचन देता हूँ। इस तरीके के जो प्रॉमिस रहते हैं वो बैंकिंग के कुछ बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, बैंकिंग चेक्स वगैरह रहते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ से चलती हैं। इसको हम 4th नंबर पर इंक्लूड करते हैं और उसके बाद जब 5th नंबर पर हम पहुँचते हैं तब जाकर हमको जो है एंड यूज़र तक ये कंडीशन, एंड यूज़र तक ये सारी चीज़ें
ये सारी सुविधा जो है पहुंचती है। तो इतना बड़ा सिस्टम है जो बैंक जिसको चलाता है या रेगुलेट करता है या मॉनिटर करता है जिस तरीके से। अब देखिए जब सीबीडीसी फील्ड में उतरती है, यानी कि सीबीडीसी के आने के बाद ये चीज़ें किस तरीके से बदलेंगी वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इस चित्र को दिखाया है, इस इन्फोग्राफिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं एक सीबीडीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए जैसे सेंट्रल बैंक पहले रियल मनी को प्रिंट करता था या बनाता था या फिर उसके बारे में चीज़ें चलती थी, ठीक वैसे ही अभी सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा, वो एक कोड को बनाएगा एक कंप्यूटर के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसी जो कोडिंग रहेगी, एक डिजिटल टोकन जो रहेगा, उसको ही यहाँ पर सीबीडीसी के जो हम सीबीडीसी के तौर पर समझेंगे या जानेंगे। पहले भी बैंक नोट्स भी बनाता था, जो बड़े नोट रहते हैं 10, 5, 100 रुपये के, 500, 1000, 2000, तो उसी तरीके, और कॉइन भी रहते हैं 1, 2 रुपये, 10 रुपये तक के कॉइन। तो अब बैंक केवल कॉइन बनाएगा, रिजर्व बैंक केवल कॉइन प्रिंट करता है यहाँ पर, और केवल कॉइन को कोडिंग के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर, एक सिस्टम में, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से यहाँ पर एक डिजिटल कोड तैयार किया जाएगा और उस कोड को सीधे एंड यूजर के पास दे दिया जाएगा। तो आप देखिए बीच का जो यहाँ पर सिस्टम था, जिसमें वो बैंकिंग भी था, बैंकिंग प्रॉमिस सर्विस भी थी। बैंकिंग सर्विस आप जाते थे ना कि आपको अगर किसी बैंक में कोई काम है तो आप काउंटर नंबर 2 पर जाइए, 4 पर जाइए, इस तरीके से ये करवा कर लाइए, वो करवा कर लाइए। तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर, उन सभी चीज़ों को अब सीबीडीसी के माध्यम से यहाँ पर इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। केवल बैंक रहेगा, आपका सेंट्रल बैंक रहेगा। भारत के केस में हम इसको आरबीआई कह सकते हैं, आरबीआई रहेगा, और आरबीआई के बाद ये सीधी चीज़ें आ जाएंगी एंड यूज़र के पास। तो केवल 2 स्टेप में पूरा बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब देखिए अगर आप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंकों से ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी ही वैल्यू यहाँ पर डिग्रेड होने वाली है। यानी कि इसकी चीज़ें, इनके जो रोल है ना, उसको एकदम एक तरीके से बाईपास किया जा रहा है। तो बैंक, ऐसा नहीं कि बैंक कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे, बैंक रहेंगे ही नहीं, बैंक रहेंगे, लेकिन जब आपका काम डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा सीबीडीसी के माध्यम से, तो बैंक यहाँ पर बाईपास हो जाते हैं। और बैंक बाईपास होने से बैंक की जो सर्विस रहेगी, जब आप अपने फ़ोन से ही सारी चीज़ें कर पाएंगे तो आप बैंक क्यों जाएंगे। देखिए अभी आप करंट में अगर एटीएम कार्ड का यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप डेबिट कार्ड, चेकबुक, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो आपको पैसे विड्रॉल करने के लिए, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, और पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी, कुछ पेमेंट का लेन देन करने के लिए भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक यहाँ से, बैंकिंग सर्विस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है इन चीज़ों से भी, लेकिन यहाँ पर सीबीडीसी आने से सारी चीज़ें ही यहाँ से बाईपास हो गई हैं। तो बैंकिंग का जो सिस्टम है उसका रोल यहाँ पर नेग्लिजिबल है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा, आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं अपने बन की, क्योंकि हम यहाँ पर मेनली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो देखिए बन में क्या होता है, अगर आप सीबीडीसी की बात करते हैं तो सीबीडीसी को एक सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाया जाता है, चलाया जा रहा है, और सारी चीज़ें रेगुलेट की जा रही हैं, मॉनिटर की जा रही हैं। लेकिन जब हम जब हम इकोसिस्टम के तरफ आ जाते हैं, सीबीडीसी की तरफ, या फिर आप पीसीडीसी की तरफ जब आ जाते हैं, तो आपका जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, उसकी जगह पर यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, जिसको आप वन इकोसिस्टम या फिर वन कह सकते हैं, ये काम कर रही है। और इसी प्राइवेट कंपनी के कारण ही आपको ये जो चीज़ें हैं, वो केवल एक प्राइवेट कंपनी है, उसने एक करेंसी बनाई जिसको आप सीबीडीसी या फिर बन के नाम से जानते हैं, और वो यहाँ से डायरेक्टली आपको एंड यूज़र को दे दी गई है।
अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल क्या है, एक्सचेंज का रोल क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने एक करेंसी बना दी CBDC, जो कि फिएट का अल्टरनेटिव है और डायरेक्टली एंड यूजर के पास पहुंच गई। बैंकिंग का सारा रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पर सेम काम वही वन ने किया। वन ने एक करेंसी बनाई जिसको प्राइवेट कंपनी ने एक प्राइवेट क्रिप्टो बनाई, एक ब्लॉकचेन पर कोडिंग करके एक कोड जनरेट किया, उसको आप वन के नाम से जानते हैं। और वही चीज़ें सीधी कहाँ पर पहुँचा दी, वही पहुँच गई हैं एंड यूज़र के पास। तो ये आप एंड यूज़र हैं और आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब देखिए आपको ये चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। आप यहाँ पर एक करेंसी बनी, एक प्राइवेट कंपनी ने करेंसी बनाई, उसका नाम वन है और उसको एंड यूज़र को दे दिया। अब ये उसको कितनी वैल्यू क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है, ये सब एंड यूज़र के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंपनी यहाँ पर किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करती कि उसकी वैल्यू कितनी है या नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब रिजर्व बैंक अपनी चीज़ें को करता है, सेम वही कोड वही करेंसी को जनरेट करता है और वो भी उसको एंड यूज़र को दे देते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी करेंसी की कुछ वैल्यू जरूर रखेंगे। तो इनकी जो अभी फिएट करेंसी नॉर्मली चल रही है, जो रेगुलर करेंसी है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर INR में चीज़ों का लेन देन होता है, पेमेंट का लेन देन होता है। तो इसमें INR को ही इस डिजिटल करेंसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर बनाया जाएगा।